हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमाचल प्रदेश बजट 2023-24 की वीडियो, जिसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस साल के बजट के बारे में। जो फैक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए आने वाले एचएएस एग्ज़ाम, एलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, एचपी पुलिस, फॉरेस्ट, टीजीटी, पीजीटी, एचपी टैट, पटवारी, कंडक्टर, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपको पता लग ही गया होगा। जो 15 अप्रैल है उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाने स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्टेट एग्ज़ाम में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है उसमें, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो बजट है डेफिनेटली वो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। उसी दृष्टिकोण से हमने इसको पूरी तरह से एनालाइज किया है और लेके आए हैं कितने क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 202 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डिफ़ाइन करता है हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या तो बजट को, कि बजट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हम बात करें इस साल के बजट की, बजट 2023-24 का, तो ये ग्रीन एनर्जी, हेल्थ और प्रॉस्परस फ्यूचर ऑफ हिमाचल प्रदेश की लोगों के लिए इसको बनाया गया है, ऐसा लिखा गया है बजट में। तो इसमें कुछ नेसेसरी स्टेप्स जो है लिए गए हैं वो हिमाचल प्रदेश को ले जाएंगे एक ग्रीन स्टेट की तरफ। और ये टारगेट रखा गया है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में डेवलप किया जाएगा। ग्रीन एनर्जी बेस्ड ये स्टेट होगा, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो पावर जनरेशन के लिए यूज़ किए जाएंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टेट में, टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ ऑफ द स्टेट। तो ये जो डेट है इसको याद रखना है, 31 मार्च 2026। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि कब तक हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित करने का हिमाचल सरकार का लक्ष्य है। ऑब्जेक्टिव जो हमारे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट जिसको बोलते हैं, इसमें लिखा गया है सरकार के द्वारा, वो है क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो टूरिज़्म सेक्टर है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और टाइमली अवेलेबिलिटी है हेल्थ सर्विसेज में या फिर एजुकेशन में, वो प्रोवाइड करवाना गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। एक और ऑब्जेक्टिव जो है वो है हेल्पिंग पुअर एंड नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ज़रूरतमंदों और गरीब लोगों को हेल्प प्रोवाइड करवाना जो है। तो कुछ आने वाली स्कीम्स जैसे दिव्यांगजनों के लिए या एकल नारी के लिए या विधवा नारी के लिए जो है, आने वाली स्लाइड्स में हम स्कीम्स देखेंगे तो इस पहलू को भी टच करती हुई देखी जाएंगी। तो अगर हम बात करें पिछले साल के बजट और इस साल के बजट में क्या डिफरेंस रहा है, तो पिछले साल का 2022-23 का जो हमारा बजट था वो था 51,365 करोड़ रुपए का, जबकि इस साल का जो बजट है वो 53,413 करोड़ का है, जो कि 2,048 करोड़ रुपए ज़्यादा है पिछले साल के बजट से। अगर हम बात करें रेवेन्यू रिसीट्स की, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है गवर्नमेंट को जो इनकम होती है डिफरेंट सोर्सेज से, लाइक टैक्सेस, प्रॉफिट्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड ग्रांट्स, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं और दूसरी ग्रांट्स मिलती है पब्लिक सेक्टर में, जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है उससे जो प्रॉफिट होता है वो सब कहलाता है रेवेन्यू रिसीट्स। अगर पिछले साल का हम रेवेन्यू रिसीट्स देखें तो 36,375 करोड़ है, जबकि इस साल का 37,999 करोड़ का ये एस्टीमेट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट को चलाने के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट सर्विसेज हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट करती है ऑन डेट्स एंड सब्सिडीज़, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। तो पिछले साल का जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो 40,278 करोड़ का है, जबकि इस साल का 42,704 करोड़ रुपए है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो ये होता है गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू रिसीट से, मतलब जितनी कमाई हुई है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाए, तो उसको रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो पिछले साल का जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था वो था 3903 करोड़ रुपए का, और इस बार 4704 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो रहने वाला है। फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो ये है डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो फिजिकल डेफिसिट है वो एक्चुअल में कितना
इनकम हुआ है सरकार का और कितना खर्चा हुआ है सरकार का, उसका डिफरेंस जो है वो फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। तो फिजिकल डेफिसिट जो है पिछले साल का 96,002 करोड़ रुपए था और इस साल का जो है वो 99,000 करोड़ रुपए बताया गया है। आगे हम बात करते हैं बजट एलोकेशन की, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कितना पैसा एलोकेट हुआ है। तो हम एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो 31,039 करोड़ रुपए इस बार हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने को बोला गया है सरकार के द्वारा, जबकि पिछली साल ये 27,052 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया गया था। तो इस साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो 387 करोड़ रुपए अधिक है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम टोटल बजट का कितना परसेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर को गया है ये बात करें तो 5.87% जो शेयर है टोटल बजट का वो हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट हुआ है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात करें तो 6346 करोड़ रुपए इस बार का जो बजट एलोकेट हुआ है और पिछले साल का देखें तो 4373 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट हुआ था। इस बार जो है वो 1973 करोड़ रुपए ज़्यादा मिला है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को और टोटल बजट का 11.8% जो है वो पीडब्ल्यूडी को मिला है। सोशल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो 2233 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है, जबकि पिछले साल ये 1300 करोड़ रुपए था। इस बार का जो है वो 933 करोड़ रुपए अधिक है पिछले बार के बजट के कंपैरिजन में और ये सोशल सिक्योरिटीज़ का जो बजट है वो है 4.18% शेयर ऑफ टोटल बजट। एजुकेशन की बात करें तो 8828 करोड़ रुपए जो है वो इस बार एजुकेशन सेक्टर को मिला है, जबकि पिछले बार ये 8412 करोड़ रुपए था। अगर हम सबसे अधिक बजट की बात करें तो किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा शेयर मिला है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, एटलीस्ट हमें 2-3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद होना चाहिए कि किन किन सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा पैसा मिला है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है और कितने परसेंट पैसा जो है वो किस सेक्टर को मिला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 416 करोड़ रुपए जो है वो ज़्यादा मिला है एजुकेशन सेक्टर को और टोटल बजट का 16.52% शेयर जो है वो जाता है एजुकेशन सेक्टर को, जो सबसे ज़्यादा है। इससे कम अगर हम देखें तो इससे सेकेंड नंबर पे 11.8% के साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज की बात करें तो 1916 करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। 1662 करोड़ रुपए पिछले साल इसको मिला था, जबकि इस बार का अगर हम देखें तो 254 करोड़ रुपए ज़्यादा इस बार मिला है। 3.5% शेयर जो है वो बनता है रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का आउट ऑफ टोटल बजट। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 1942 करोड़ रुपए इस बार मिला है, जो कि पिछले साल 1592 करोड़ रुपए था। इस बार 350 करोड़ रुपए ज़्यादा मिला है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को। इसमें फिशरी डिपार्टमेंट भी आता है। तो इस बार काफ़ी एम्फेसिस किया गया है फिशरी एंड फिशरी डेवलपमेंट के ऊपर। तो टोटल शेयर में से 3.6% जो है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को शेयर जाता है। ट्राइबल डेवलपमेंट की बात करें तो 857 करोड़ रुपए इस बार मिला है, जबकि पिछले साल ये 856 करोड़ रुपए था। इस बार का जो है बजट उसमें 1 करोड़ रुपए ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू लास्ट ईयर और ये 1.6% जो है वो शेयर प्राप्त कर रहा है ट्राइबल डेवलपमेंट आउट ऑफ टोटल बजट। एससी डेवलपमेंट की बात करें तो ये 2399 करोड़ रुपए है, जबकि पिछली बार 2400 करोड़ रुपए था। तो इसमें देखा गया है कि इसमें 1 करोड़ रुपए इस बार कम मिला है और ये टोटल बजट का 4.4% शेयर इसको मिला है इस बार। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट इंडिकेटर 2023-24 की। अगर हम 100 रुपये देखें तो उसमें से कितना परसेंट जो है वो कहाँ से आता है। सबसे पहले हम देखें तो केंद्रीय शुल्क जो है, सेंट्रल टैक्सेस हैं, 100 में से 16 रुपये 35 पैसे जो है वो केंद्रीय शुल्क से आते हैं। स्टेट टैक्सेस से 25 रुपये 11 पैसे आते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू से 6.65 मतलब 6 रुपये 65 पैसे आता है। ग्रांट इन एड से 25 रुपये 16 पैसे आते हैं, जो हाईएस्ट है। इसमें हमने ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किससे आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है। सबसे हाईएस्ट जो है वो 25.16 है, जो कि 25 रुपये 16 पैसे हैं, जो कि सहाय अनुदान या ग्रांट इन एड से आता है। दूसरे नंबर पे जो है वो स्टेट टैक्सेस हैं, जो 25 रुपये 11 पैसे हैं। 100 में से वो राज्य कर से आते हैं।
उधार वसूलियों से 0.05 पैसा जो है वो आता है। पब्लिक डेट की बात करें तो 24 रुपये 14 पैसे हमें यहाँ से रिसीव होते हैं। 100 में से 24 रुपये 14 पैसे पब्लिक डेट से आता है। और एडवांस एंड डिपॉजिट से 2 रुपये 54 पैसे हमें प्राप्त होते हैं। ये स्टेट का बजट है, तो स्टेट के कंटेक्स्ट में ही ये बात की जा रही है कि स्टेट को अगर 100 रुपये मिल रहा है तो कितना पैसा, कितना रुपए जो है वो कहाँ से आ रहा है, रुपए जा कहाँ रहा है। अगर बात करें हम 100 रुपये की, तो स्टेट अगर 100 रुपये कमा रहा है तो उसमें से कितना शेयर जो है वो कहाँ जा रहा है। 100 में से 33 रुपये जो है वो हमारे जनरल सर्विसेज में जाते हैं, 33 रुपये 5 पैसे। और सोशल सर्विसेज में 31 रुपये 64 पैसे जाते हैं। इकोनॉमिक सर्विसेज में 12 रुपये 91 पैसे हमारे जाते हैं। लोन एडवांस में 0.04 पैसे हमारे जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 9 रुपये 74 पैसे जाते हैं। सब्सिडीज़ देने में 2 रुपये 33 पैसे जाते हैं। लोन की पेमेंट करने में 10 रुपये 27 पैसे जाते हैं। ग्रांट इन एड में 0.02 पैसे जो हैं वो जाते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्टेट के पास रुपए कहाँ से आया और कहाँ गया। 100 में से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि अगर हम 100 रुपये कमा रहे हैं, सरकार अगर 100 रुपये कमा रही है तो कितना पैसा किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही है, किस सेक्टर में खर्च कर रही है। शिक्षा में सबसे पहले हम देखते हैं 17 रुपये 100 में से सरकार का जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में देखें तो 100 में से 6 रुपये जो है वो सरकार स्वास्थ्य डिपार्टमेंट को, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेल्थ सेक्टर को देती है। रूरल डेवलपमेंट के लिए 4 रुपये जाता है। कृषि बागवानी पशु और मत्स्य पालन के लिए 3 रुपये एलोकेट किए जाते हैं 100 में से। लोक निर्माण जैसे रास्ते पुल बनाने के लिए 8 रुपये खर्च किए जाते हैं। अगर सरकार के पास 100 रुपये है तो 8 रुपये जो है वो लोक निर्माण रास्ते और पुल बनवाने के लिए वो देती है। जल आपूर्ति और सफाई के लिए जो है वो 3 रुपये जाते हैं। सामाजिक कल्याण सेवाओं के लिए 4 रुपये 100 में से जाते हैं। पेंशन्स के लिए 16 रुपये जा रहे हैं 100 में से। ब्याज की अदायगी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है उसमें 10 रुपये जाते हैं। ऋण पेमेंट्स जो प्रिंसिपल अमाउंट ऋण का पे करना है लोन का, उसके लिए 10 रुपये जाते हैं। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए 100 में से 2 रुपये जाते हैं, जबकि परिवहन और पर्यटन सेवाओं के लिए भी 2 रुपये ही इन्वेस्ट किए जाते हैं। अदर्स में देखें तो 15 रुपये जो है इन सब मैंशनड कैटेगरीज़ के अलावा जाता है, जो अलग अलग सेवाएं हैं। तो सबसे हाईएस्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे हमारा एजुकेशन सेक्टर है, जहाँ पे 100 में से 17 रुपये जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं, वहाँ पे लगाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पेंशन है, नागरिक सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज हैं, इसमें हमारे 16 रुपये जाते हैं। इस ईयर के बजट में अगर हम नई स्कीम की बात करें तो कौन कौन सी है, जस्ट हम इनको एक बार देखते हैं। उसके बाद डिटेल में हम इसकी जैसे जैसे हम एनालिसिस करेंगे, जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो डिफरेंट स्कीम्स हर मिनिस्ट्री के अंदर, हर डिपार्टमेंट्स के अंदर आएंगी, तो उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। लेकिन यहाँ पे एक ब्रीफ सा देख लेते हैं। जो 13 स्कीम है नई गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश सुकू सरकार के द्वारा जो लाई गई है, उसमें पहली है राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स। दूसरा है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तीसरा है मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी योजना। चौथा है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। पांचवा है मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन योजना। छठा है हिम उन्नति फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। सातवां है हिम गंगा फॉर इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। आठवां है मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। नौवां है मुख्यमंत्री ग्रीन कवर योजना। 10वां है मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। 11वां है राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। 12वां है सद्भावना योजना 2023 और 13वां है मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा। तो इसको हमने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं अभी यहाँ डिस्कस किया, क्योंकि आगे आने वाली स्लाइड्स में हम जैसे जैसे डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्री की बात करेंगे कि किस मिनिस्ट्री में कौन सी स्कीम एलोकेट हुई है और उसमें कितना पैसा एलोकेट हुआ है, तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर में ये या फिर कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी में है कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा और किस स्कीम के अंडर इन्वेस्ट किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाना है, और ये डेट है 31 मार्च 2026। तो इस डेट को इम्पोर्टेंट मानकर याद रखना है। इसके अंडर जो है वो 500 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो एस्टेबलाइज किए जाएंगे इन द ईयर 2023-24। और मॉडल स्टेट बनाना है हिमाचल प्रदेश को फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं
वो डेवलप किए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश को एक आदर्श राज्य बनाया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। सरकार की हेल्प से यूथ जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एस्टेबलाइज कर सकता है 250 केवी से 2 MB तक अपनी लैंड पे या उनके द्वारा लीज पे ली गई लैंड पर, जिसमें सरकार जो है वो 40% तक जो सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी, हेल्प प्रोवाइड करवाएगी। अगली स्कीम जो है उसमें 6 नेशनल और स्टेट हाईवेज़ सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। वहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं और इजी टू यूज़ हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिससे स्टेट की जो है इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा और पोल्यूशन कंट्रोल में भी हेल्प मिलेगी। तो ये एक ग्रीन स्टेट बनाने में हिमाचल का एक अच्छा स्टेप साबित हो सकता है। मॉडल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और स्कीम्स जो हैं जिसमें इसमें सब्सिडी दी जाएगी सरकार द्वारा 50% तक, जो 50 लाख तक के प्रोजेक्ट्स हैं उन पर, जिसमें जो हमारा स्टेट का यूथ है वो इलेक्ट्रिक बस या फिर इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीद सकता है। ये स्कीम जो है वो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स और ट्रक ऑपरेटर्स के लिए भी लागू होगी, ये लोग भी उनका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें 50% तक सब्सिडी उन लोगों के लिए भी दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस एस्टेबलाइज करेंगे स्टेट में, उनको 50% तक जो सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट बना के रखा है, जिसमें 1500 डीजल बसेस को रिप्लेस करना है विद इलेक्ट्रिक बसेस इन फेज मैनर। मतलब 1500 डीजल बसेस को रिप्लेस करना है तो 500 करके ये 2-3 फेजेस में इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि 500 डीजल बसेस को हटा के उसकी जगह 500 इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस तरह से एक टारगेट सेट किया जाएगा और 1500 डीजल बसेस को इलेक्ट्रिक बसेस के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, जो गर्ल स्टूडेंट्स है जो मेरिटोरियस होंगी उनको सब्सिडी दी जाएगी 25,000 तक इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है वो बनाई जाएगी स्टेट में। 1000 मेगावाट तक के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में 2 पंचायत को एज ग्रीन पंचायत डेवलप किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आपने बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है सरकार के द्वारा। अगर टूरिज़्म डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है मंडी और कांगड़ा एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। तो हमारे स्टेट में बहुत बड़े एयरपोर्ट्स नहीं हैं, डेफिनेटली टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा अगर जो 2 हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको अच्छा डेवलप किया जाएगा, अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। तो ये एक कारगर स्टेप सिद्ध हो सकता है सरकार के लिए। इसमें मंडी का जो एयरपोर्ट है ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, मतलब ये नए सिरे से बनने वाला, और जो कांगड़ा का एयरपोर्ट है ये ब्राउनफील्ड इसको बोलते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे एयरपोर्ट है बट उसको एक्सपैंड किया जाएगा। तो हेलीपोर्ट डेवलप किए जाएंगे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, जहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी। हेली टैक्सी ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा संजौली से बद्दी के बीच में। कांगड़ा को डेवलप किया जाएगा एज टूरिज़्म कैपिटल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस डिस्ट्रिक्ट को एज टूरिज़्म कैपिटल डेवलप किया जाएगा। इस टूरिज़्म कैपिटल में जो है वो गोल्फ कोर्स बनाए जाएंगे जो कि इंटरनेशनल लेवल के होंगे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह के और भी इनोवेटिव चीज़ें जो हैं वो टूरिज़्म कैपिटल में डेवलप की जाएंगी ताकि बहुत सारे टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके। जैसे पैराग्लाइडिंग और दूसरे स्पोर्ट्स के लिए बीर बिलिंग भी यहाँ पे फेमस है। तो कांगड़ा जो है इसको एक टूरिज़्म कैपिटल बनाने का एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है। लोकल आर्ट और कल्चर को इनकरेज करने के लिए जो है टूरिस्ट विलेज स्थापित किए जाएंगे। ओल्ड एज होम डेवलप किए जाएंगे फॉर सीनियर सिटीजन्स। अब दूसरा एक टूरिज़्म डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है, पोंग डैम में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ किया जाएगा, जिसमें शिकारा, क्रूज़, याच, इस तरह के जो चीज़ें हैं जो वाटर स्पोर्ट्स को हेल्पफुल हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पोंग डैम में। ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, इसको महाराणा प्रताप बांध भी कहते हैं जो कि ब्यास नदी पर है।
इसके अलावा बनखंडी एक जू है जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उसको बनाया जाएगा। 300 करोड़ रुपए की लागत से एक्शन प्लान बनाया जाएगा जो ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज साइट, जो विरासत स्थल है हिमाचल प्रदेश के, उनको ब्यूटिफाई करने के लिए, इको टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और टूरिज्म फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला, मंडी और दूसरे अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये ब्यूटिफिकेशन हेरिटेज साइट्स का किया जाएगा, जिसमें टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम्स को बल मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट के लिए 1311 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, जिसमें हेल्प कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारे इस बार के बजट में स्थापित किए जाएंगे। 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं। पहला टूरिज़्म के लिए है जो वाकना घाट में बनाया जाएगा, जिसमें डिफरेंट स्किल्स डेवलप की जाएंगी। जो टूरिज़्म सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं उनको टूरिज़्म को कैसे बढ़ाना है इसके बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको एफिशिएंट बनाया जाएगा टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के लिए 68 करोड़ रुपए जो है वो सरकार खर्च करेगी। अगला है हमारा हेल्थ सर्विसेज के बारे में। स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज के लिए सरकार जो है वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। जो सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं, जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की हेल्प से किए जाएंगे। सभी मेडिकल कॉलेजेस में हिमाचल प्रदेश के जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं मेडिकल कॉलेजेस की, जो अभी काम चल रहा है, जैसे हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, नाहन मेडिकल कॉलेज है या चंबा मेडिकल कॉलेज है, इनको कंप्लीट किया जाएगा और इसके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। इसी के साथ साथ नर्सिंग कॉलेजेस स्टार्ट किए जाएंगे। इन सभी मेडिकल कॉलेजेस में इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो एस्टेबलाइज किया जाएगा। जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, जो हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, वहाँ पे मेडिसिन डिपार्टमेंट को मर्ज किया जाएगा ताकि जो एमडीज़ हैं वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दें और 24/7 आवर्स लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सकें। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान मॉडल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप किया जाएगा। हर लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ ना कुछ हेल्थ इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जोनल हॉस्पिटल, तो उनमें से ही सिलेक्ट करके उनको आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो इट मीन्स 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है हिमाचल प्रदेश में। तो आने वाले समय में हमें 68 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो मेडिकल में हमीरपुर में सेटअप किया जाएगा, जिसमें कैंसर केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है वो स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए एलोकेट किया है 50 करोड़ रुपए सरकार ने। तो अगर हम न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो ये एक ब्रांच है मेडिसिन की, जिसमें यूज़ किया जाता है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, जिससे पिक्चर्स ली जाती है बॉडी के अंदर के पार्ट्स की और उसके अंदर क्या डिजीज़ है उसको रीड किया जाता है। अगला है हमारा पीईटी स्कैन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी सभी मेडिकल कॉलेजेस में। तो पीईटी की फुल फॉर्म होती है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। इसमें जो ग्लूकोज है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस उसमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं और उसको इंजेक्ट किया जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम है। डिजीज़, ये ब्रेन डिजीज़, हार्ट डिजीज़ या फिर कैंसर वाले एरियाज़ में बीमारी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे ग्लूकोज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को इंट्रोड्यूस किया और उसको जब इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी में, तो वो उस टिश्यू की जो है वो इमेज स्कैनर में दिखाएगा। उसके थ्रू फिर उस डिजीज़ को ट्रीट करने में डॉक्टर्स को हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन एस्टेबलाइज किया जाएगा, जो देखेगा मेडिकल कॉलेजेस या दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूट स्टेट में रन हो रहे हैं, वहाँ पे जो गुड क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, मशीनरियाँ और जो दूसरे औजार हैं वो एक रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल करवाना इस कॉरपोरेशन का काम होगा। इंसुलिन पंप्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे उन महिलाओं के लिए या फिर बच्चों के लिए जो टाइप 1 डायबिटीज़, शुगर के मरीज़ हैं जो टाइप 1 में हैं उनको, ताकि इन्फेक्शंस को रोका जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। एजुकेशन की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम है वो है राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल्स। इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी, स्विमिंग पूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसमें जो बेनिफिशियरी बच्चे होंगे वो प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक के हो सकते हैं जो इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो कोई भी क्लास का स्पेसिफिक नहीं है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी से लेकर +2 तक के बच्चे जो हैं वो इन स्कूल्स में पढ़ सकते हैं।
लाइब्रेरीज़ को एस्टेब्लाइज़ किया जाएगा स्टेट में, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बुक्स हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और इसको नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि जो भी बुक्स हैं जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं वो आप उस लाइब्रेरी में जाके, जो स्टेट में एस्टेब्लाइज़ की गई है, उसमें जाके पढ़ सकते हैं, उन बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे कॉलेजेस में एक साल में 2 बार, ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जा सके। जो यूथ है उनको डिफरेंट सेक्टर्स में, कंपनीज़ में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जा सके, इसके लिए जॉब फेयर्स का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जो है वो लाइब्रेरीज़ का सेटअप किया जाएगा, ताकि एजुकेशन के प्रति बच्चों का जो रुझान है उसको बढ़ाया जा सके। और इसको सेटअप किया जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो आईसीटी लैब्स होती है, इसके थ्रू हम इसको बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। एजुकेशन में ही और स्कीम्स हैं जिसमें 1000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो हैं उनको टैबलेट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 17,510 प्राइमरी टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी, और 40,000 स्टूडेंट्स जो है उनको डेस्क प्रोवाइड करवाए जाएंगे। डाइट मनी जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस बार बढ़ा दी गई है, जो कि 240 रुपये पर डे दी जाएगी। टेक्निकल एजुकेशन में हम देखें तो वैल्यू एडिड कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, जैसे आईटीआईज़ हैं, आईआईटी है, एनआईटी है। इस तरह के जो इंजीनियरिंग या स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे बहुत सारे वैल्यू एडिड कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जैसे कि रोबोटिक्स के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जिसमें हम डिजिटल करेंसी की बात करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी है। इस तरह के कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी के बारे में इसमें बताया जाएगा, जैसे किस तरह से फ़ोन या आज के डिजिटल ज़माने में हम बहुत सारी डिजिटल गैजेट्स का यूज़ करते हैं, तो इसमें साइबर सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके जो कोर्सेज़ हैं वो भी करवाए जाएंगे। ये क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करवाता है, या डाटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे मशीन्स जो खुद से काम करती हैं, जैसे कोई सेटअप, कोई कंप्यूटर या कुछ है, तो हम उसमें ऐसा सेटअप एस्टेब्लाइज करते हैं कि वो उस फिक्स टाइम में वो काम अपने आप कर देती हैं। तो इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मैकेनिक्स है, मेंटेनेंस मैकेनिक्स है, सोलर टेक्नीशियंस के कोर्सेज करवाए जाएंगे, ड्रोन टेक्नीशियंस के कोर्स करवाए जाएंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियंस के कोर्स करवाए जाएंगे। तो इस तरह के कोर्सेज जो हैं वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में करवाए जाएंगे। ड्रोन सर्विसेज टेक्नीशियंस के कोर्स करवाए जाएंगे 11 ITIs में इन फेज्ड मैनर। ड्रोन सर्विसेज करवाने के लिए कोर्सेज जो है वो कराए जाएंगे, जैसे ITI शाहपुर में ऑलरेडी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। ड्रोन बनाने के कोर्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे करवा रहे हैं, तो और 11 ITIs में ये इस तरह से करवाए जाएंगे। 12 ITIs में वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट जो ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, इसकी फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। इसके अलावा एक और हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो भी वर्ल्ड बैंक और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। 5 साल के लिए ये प्रोजेक्ट है। 2022-23 से 2027-28 के बीच में ये जो प्रोजेक्ट है ये रन किया जाएगा स्टेट में। तो मेराइट इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। तो इस तरह के जो कोर्सेज़ हैं वो स्टार्ट किए जाएंगे। ये कोर्स 4 इंजीनियरिंग कॉलेजेस और 8 पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्टार्ट किया जाएगा अगले 5 साल के लिए। और इसमें एक और स्कीम है जो 500 यूथ को ड्रोन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर एनर्जी सेक्टर्स में स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी ये ट्रेनिंग। सरकार ने जो 10 गारंटीज़ दी थी उसमें से 4 इस बार के बजट में पूरा करने की कोशिश सरकार करने की बात कर रही है। जैसे 1500 रुपये पर मंथ वुमेन को दिया जाएगा। जो ओल्ड पेंशन रिस्टोरेशन है वो भी इसमें कहा गया है कि पूरी की जाएगी। और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, 30,000 स्टूडेंट्स को, अनएम्प्लॉयड यूथ को इस बार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें 5,000 जॉब्स जो हैं वो वाटर, सैनिटेशन एंड इरिगेशन में दिया जाएगा, और 25,000 जॉब्स जो है वो दूसरे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो दी जाएंगी। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है ये
ऑर्फन, सेमी ऑर्फन्स और स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है। इसमें डेस्टिट्यूट वुमेन जो हैं और एल्डरली पर्सन जो है उनके लिए ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना जो है ये प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ऑर्फन जो अनाथ बच्चे हैं उनकी एज जो है वो 27 साल तक के बच्चों के लिए ये बेनिफिट्स इस कोष में से दिए जाएंगे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंडर। तो इसमें जो बच्चे बेनिफिट लेंगे उनको कहा जाएगा चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। और जो प्रिंसिपल है जिसके अंडर ये स्कीम दी जाएगी वो है सरकार ही माता सरकार ही पिता। ये एक काइंड ऑफ स्लोगन कह सकते हैं इसको। तो इसको ध्यान से याद भी रखना है कि सरकार ही माता सरकार ही पिता का संबंध किस योजना से है। तो इसका संबंध है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। नीचे 4 स्कीम्स लिख दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि सरकार ही माता सरकार ही पिता किस योजना से संबंधित है। तो इसको ध्यान रखना है। चीफ मिनिस्टर सुख आश्रय कोष जो है फंड जो है वो दिया जाएगा जिसमें 101 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। इसमें अपग्रेड करेंगे शेल्टर होम जहाँ पे बच्चे रहते हैं ये अनाथ बच्चे, डेस्टिट्यूट वोमेन इसमें रहती है या फिर जो एल्डरली लोग हैं जो सीनियर सिटीजन्स हैं तो इनके लिए ये 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें आदर्श ग्राम सुख आश्रय कम्प्लेक्स, आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। तो ये 2 सिटीज़ में डेवलप किए जाएंगे। पहला है सुंदरनगर और दूसरा है ज्वालामुखी। तो ये भी दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछा जा सकता है कि किन 2 शहरों में आदर्श ग्राम सुख आश्रय परिसर जो है वो डेवलप किए जाएंगे। तो ये नाम याद रखने हैं। ऑर्फन चिल्ड्रन जो है ऑर्फन बच्चे जो हैं उनको एजुकेशनल टूर्स पे भी लिया जाएगा आउटसाइड द स्टेट और विद इन स्टेट। और इनके रहने का जो है वो प्रबंध, खाने पीने का प्रबंध जो है वो 3 स्टार होटल में कम से कम किया जाएगा। इससे बढ़िया होटल्स में भी हो सकता है। सोशल सिक्योरिटी के लिए जो स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई हैं उनमें से है मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा। ये स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए है स्टेट में, पूरे देश में या फिर इंटरनेशनल लेवल पर उन यूथ के लिए जो हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं। इसमें नई स्कीम एक है जो मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, जिसमें 70,000 घर बनाए जाएंगे फॉर विडो एंड सिंगल वुमेन। एक स्कीम जो एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे जो पुअर फैमिली से आते हैं उनके लिए चीफ मिनिस्टर विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना स्टार्ट की जाएगी जिसमें वो हायर एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। अबाउट 1% इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाएगा। ये ना के बराबर ही है, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ये लिया जा रहा है। तो चीफ मिनिस्टर सेफ चाइल्डहुड कैंपेन स्टार्ट की जाएगी जिसको मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन कैंपेन कहा जाता है। ड्रग एंड ड्रग फ्री हिमाचल प्रदेश ये कैंपेन स्टार्ट की जाएगी। तो काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो याद रखनी है और स्टार्ट की गई हैं सरकार के द्वारा। ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बहुत ही कड़े कदम लेने के लिए सरकार बोल रही है जिसमें अरेस्ट किया जाएगा क्रिमिनल्स को और जो ड्रग ट्रैफिकिंग जैसे मामलों में फंसे हैं उनको सुधारने के लिए स्टेप लिए जाएंगे। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में देखें तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स के बारे में बात करें तो हिम उन्नति एक स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है जिसमें क्लस्टर अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दूसरी एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर फार्म प्रोटेक्शन स्कीम जिसमें जाला लगाने के लिए सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी अगर फार्मर्स को ट्रैक्टर खरीदने हैं अंडर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्कीम। 2% इंटरेस्ट के साथ जो है वो लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे फॉर दोज जो एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हॉर्टिकल्चर या फिशरी सेक्टर में स्टार्टअप्स स्टार्ट करने के इच्छुक हैं। इस तरह के युवाओं को 2% इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड करवाए जाएंगे सरकार के द्वारा। एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी सेक्टर में हिमगंगा स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जो मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए हेल्पफुल होगी। मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्टार्टअप करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। वेटनरी सर्विसेज के लिए 44 मोबाइल वैन्स जो है वो सरकार चलाने जा रही है स्टेट में जिसके अंडर अगर आपका पशु बीमार होता है गाय भैंस या कोई और पशु तो वो मोबाइल वैन जो है वो आपके घर में उनको आके ट्रीट करेंगे, उनका उपचार कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश शिवा प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट की जाएगी 7 डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में जिसके लिए 1292 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किया गया है। एफपीओ जो है वो
स्टेट में ग्रेडिंग पैकिंग हाउसेस या फिर कोल्ड स्टोर जो है वो सेटअप करेगी। तो एफपीओज होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जिसमें टेक्निकल असिस्टेंस, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग और दूसरे जो ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड करवाई जाती है फार्मर्स और हॉर्टिकल्चरिस्ट्स को। तो इसमें सरकार ये एफपीओज की हेल्प से इस तरह के कोल्ड स्टोर जो है वो स्टेट में डेवलप करेगी। एक्शन प्लान जो है वो बनाया जाएगा जो फ़िश फार्मिंग है उसको लेकर, जिसमें 20 हेक्टेयर जो है वो नए फ़िश पॉन्ड्स डेवलप किए जाएंगे और 120 नए ट्राउट यूनिट जो है, ट्राउट फिश जो है इसके जो इकाइयाँ हैं वो स्थापित की जाएंगी। स्टेट में 1000 कास्ट नेट सब्सिडी जो है वो दी जाएगी फिशरमैन को। 80% सब्सिडी जो है वो दी जाएंगी फ़िश पॉन्ड्स को बनाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट है ये सब्सिडी पूछ लेते हैं। पिछली बार मुख्यमंत्री खेत संरक्षण के लिए सब्सिडी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर डेवलप किया जाएगा कार्प फार्म गगरेट में, जो ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, जो मछली पालने के लिए इच्छुक हैं तो वो वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कार्प फार्म सेंटर जो है, ट्रेनिंग सेंटर जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसका आंसर है ऊना और वहाँ के गगरेट नामक स्थान पर ये एस्टेब्लाइज किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखें तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम जो है उसको स्टार्ट किया गया है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप डेंटल क्लिनिक्स, मशीनरी खरीदना चाहते हैं, टूल्स खरीदना चाहते हैं, फिशरी यूनिट्स लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदना चाहते हैं, सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं अप टू 1 मेगावाट कैपेसिटी, तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी राजीव गांधी स्वरोजगार स्कीम के अंडर। इसके अलावा अगर कोई भी ई टैक्सी, इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है वो ख़रीदना चाहता है तो इसके लिए 50% तक की सब्सिडी जो है वो सरकार देगी। स्टेट में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी जो इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल होगी। इससे नए नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। स्टेट में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी इससे, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज़्म आएगा और स्टेट में इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ 90,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को सरकार द्वारा लाया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। यूनिटी मॉल जो है वो डेवलप किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई ख़ास प्रोडक्ट जो है वो उसकी प्रमोशन की जाएगी और उसके बिज़नेस को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो लोकल लोगों के लिए इसमें बहुत अच्छा है, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से बिज़नेस अर्न करते हैं उनके लिए एक अच्छा स्टेप है सरकार के द्वारा। हिम एरा की 50 शॉप्स जो हैं वो सरकार द्वारा सेटअप की जाएगी स्टेट में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसमें विशेषकर महिलाएं लोकल प्रोडक्ट्स को सेल करती है। आपने देखा होगा त्योहारों में, फेस्टिवल्स में जो मॉल या स्टॉल्स लगते हैं उनमें बहुत सारी महिलाएं जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स को ला के बेचती हैं और अपनी अर्निंग करती है। तो इससे जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए प्रमोशन मिलती है और वो बिजनेस इंक्रीज़ कर सकते हैं इससे। स्टेट में 1040 अमृत सरोवर कंप्लीट किए जाएंगे 15 अगस्त 2023 तक। तो ये स्टोरेज जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक अच्छा स्टेप है। इससे ग्राउंड वाटर टेबल जो है उसको भी रिस्टोर किया जा सकता है और जो इरिगेशन के पर्पज़ हैं हमारे, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार ने ई व्हीकल्स के लिए 500 आइडेंटिफाइड रूट्स पर परमिट इशू करने की बात कही है यूथ के लिए जो इलेक्ट्रिक बसेस या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलाना चाहते हैं। तो 500 ऐसे रूट्स एलोकेट किए जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाया जा सकता है यूथ के द्वारा। बस पोर्ट जो है वो डेवलप किया जाएगा हमीरपुर में 10 करोड़ रुपए की लागत से। बस पोर्ट ऐसा बस टर्मिनल होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लगभग कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के मुकाबले में होता है। तो इस तरह का बस पोर्ट हमीरपुर में डेवलप किया जाएगा। अर्बन एरियाज़ में जो पार्किंग की समस्या है इससे निजात पाने के लिए लार्ज पार्किंग लॉट्स जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंडर जो कंस्ट्रक्शन है 150 किलोमीटर नई रोड्स का, अपग्रेडेशन ऑफ 650 किलोमीटर रोड्स का और क्रॉस ड्रेनेज
ऑफ अबाउट 200 किलोमीटर ऑफ रोड्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 9 ब्रिजेस, इसको सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 में 422 करोड़ रुपए में 440 किलोमीटर लॉन्ग 45 सड़कों का जो है वो निर्माण किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर रोड एंड मेंटेनेंस स्कीम, मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव स्कीम जो है, इसके अंडर हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को जो है वो प्रपोजल भेजा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की 5 सिटीज़ में जो है वो सीवरेज स्कीम्स या सैनिटेशन स्कीम जो है वो लागू की जाएंगी। तो शहर हैं मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन एंड करसोग। जैसे कि हमने बात की एम्प्लॉयमेंट की, तो 5000 पोस्टें जो है वो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस में भरी जाएंगी। ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन और सीवरेज स्कीम्स जो हैं, जो वाटर एंड सैनिटेशन वाला डिपार्टमेंट है, उसमें 5000 यूथ को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। जाठिया देवी जो कि शिमला में है, उसको एक टाउन, नए टाउन की तरह डेवलप किया जाएगा। अगला है डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस। ई ऑफिसेज स्टार्ट किए जाएंगे। जो हिमाचल प्रदेश का स्टेट सेक्रेटेरिएट है, डायरेक्टरेट्स हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के, या फिर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस है हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको ई ऑफिस सिस्टम के रूप में एस्टेबलाइज किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, जिसमें जितने भी काम है वो ऑनलाइन माध्यम से करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिजिटल वर्क में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन जो है, इसमें अब व्हाट्सएप और चैट बोट ऐप्स के थ्रू भी हम कंप्लेंट रजिस्टर की जा सकती है। जो 1100 नाम की हेल्पलाइन थी जिसमें हम फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करते थे, अब वो व्हाट्सएप और चैट बोट पर भी अवेलेबल होगी। तो हम इन 2 ऐप्स के थ्रू भी वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और इसके सॉल्यूशंस वहाँ से ले सकते हैं। एक मोबाइल ऐप डेवलप की जाएगी जिसमें स्टेट के सिटीजन जो है वो स्ट्रे एनिमल के बारे में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के साथ ही इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। जो स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है डिफरेंट सिटीज़ में, उसके बारे में आप सरकार को बता सकते हैं इस हेल्पलाइन पे, सेवा संकल्प हेल्पलाइन पर, इस ऐप के थ्रू। एक डायरेक्ट बेनिफिट पोर्टल डेवलप किया जाएगा जिसमें सरकार के द्वारा डिफरेंट स्कीम्स में जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें डिले ना हो, इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पोर्टल डेवलप किया जाएगा। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में एलपीजी सब्सिडीज़ वगैरह मिलती है, तो इस तरह के जो दूसरी स्कीम्स हैं उसको सिटीजन्स तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पोर्टल जो है ये डेवलप करके गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी। एक जो ड्रोन यूसेज है, ड्रोन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, या फिर ड्रोन एनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाई जाएगी। हिम परिवार एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा डिजिटल रूप में, जिसमें पूरे परिवार का रेलेवेंट डाटा जो है एक प्लेटफॉर्म पे लिया जा सकता है, जिससे सरकार द्वारा चलाई गई डिफरेंट स्कीम्स का बेनिफिट जो है वो एक स्मूथ तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। एक्सपेंशन की जाएगी 4G 5G सर्विसेज की इन द स्टेट। लोकमित्र केंद्र की संख्या बढ़ाकर 6000 तक कर दी जाएगी, जिससे लोगों को और डिजिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकें। कंप्यूटराइजेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन सोसाइटी, जो एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन सोसाइटीज़ है उनको कंप्यूटराइज किया जाएगा। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ पैरा वर्कर्स एंड एमजी नरेगा वर्कर्स। तो इसमें इंक्रीज़ किया गया है ऑनरेरियम। कुछ जो पैरा वर्कर्स हैं जैसे आंगनवाड़ी, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी हेल्पर्स, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स, जल शक्ति डिपार्टमेंट्स, मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, इनके जो ऑनरेरियम है उसमें अराउंड 500 रुपीज़ मंथली इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा पंचायती राज में जैसे कि जिला परिषद चेयरपर्सन या वाइस पर्सन हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज़ की गई है 5000 रुपये पर मंथ। और साथ ही पंचायत प्रधान और दूसरे मेंबर्स जो है उनकी सैलरी, उनके ऑनरेरियम में भी इंक्रीमेंट हुआ है। एमजी नरेगा वर्कर्स जो है उनके बेसिस में भी इंक्रीज़ किया गया, 28 रुपये दिहाड़ी इंक्रीज़ कर दी गई है, जिससे 9 लाख एमजी नरेगा वर्कर्स जो है उनको बेनिफिट मिलेगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है वो सेक्शन किया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट। अदर इम्पोर्टेंट स्कीम्स की बात करें तो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना है, जिसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट रेट पर, और ये लोन जो है 50,000 रुपये तक का लिया जा सकता है। इसमें आते हैं टेलर्स, बार्बर्स, टी स्टॉल ऑनर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, या फिर करियाना स्टोर के मालिक। वो लोग
इस योजना के अंडर 50,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। पुलिस के द्वारा ड्रोन का यूज़ किया जाएगा पेट्रोलिंग के लिए, क्राइम्स की और माइनिंग एक्टिविटीज़ की, ताकि और टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा सके और और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है क्राइम को रोका जा सके। हिमाचल उत्सव जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे डिफरेंट सिटीज़ में। जो बड़ी सिटी है हिमाचल प्रदेश की, उनमें हिमाचल उत्सव स्टार्ट किए जाएंगे, जिससे हिमाचल के कल्चर और आर्ट को प्रमोशन मिल सके। 25,000 पोस्टें फिल अप की जाएंगी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इस साल। इसके अलावा विधायक क्षेत्र विकास निधि जो योजना है, इसमें जो निधि है उसको बढ़ाया गया है 2 करोड़ 10 लाख रुपए पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जैसे एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां के एमएलए को 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए। और इसमें भी डिस्क्रिशनरी ग्रांट जो है वो 13 लाख रुपए की होगी, जो एमएलए अपने हिसाब से, अपनी डिस्क्रेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। एमएलए प्रायोरिटी स्कीम्स के लिए नई गाइडलाइंस इशू की जाएगी, और जो बेस्ड होंगी ऑन द सजेशंस ऑफ रिस्पेक्टिव एमएलएज ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज। एडिशनल रिसोर्स जनरेशन के लिए जो एफर्ट्स किए जाएंगे, जिसमें जीएसटी रेवेन्यू एनहांसमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे। सद्भावना योजना 2023 जो है वो स्टार्ट की जाएगी, जिसमें ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर्स के लिए जो है वो उनके केसेस सेटल करने के लिए योजना बनाई जाएगी, ताकि बिजनेस को और ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टेट में इंक्रीज़ किया जा सके। एक्साइज पॉलिसी में भी चेंजेस किए जाएंगे, ताकि बिजनेसमैन को और आसानी हो बिजनेस में, उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस से ना गुजरना पड़े, और ट्रांसपेरेंट तरीके से भी हो सके ये बिजनेस वाले काम जो है वो। मिल्क सेस जो है वो लगाया जाएगा 10 रुपये एक अल्कोहल की बोतल पे, और इस सेस से जो पैसा आएगा उसको मिल्क प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा। वाटर सेस इम्पोज किया जाएगा, जो वाटर यूज़ करते हैं पावर जनरेशन के लिए, जो कंपनियां हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की कंपनियां या दूसरी कंपनियां जो वाटर यूज़ कर रही है एनर्जी और पावर जनरेशन के लिए, उनके ऊपर वाटर सेस भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये सेस टैक्स लगाया जाएगा। कंक्लूजन सरकार की तरफ से है, दिस वाज द फर्स्ट बजट ऑफ न्यू गवर्नमेंट, जो कि इम्पोर्टेंट है एक माइलस्टोन की तरह सिस्टमेटिक चेंजेस लाने के लिए स्टेट में। इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी यूथ के लिए, और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाएगा स्टेट में, और एडिशनल रिसोर्सेज को जनरेट किया जाएगा स्टेट में। और सरकार के द्वारा कहा गया कि ये इस तरह का बजट है जो ओरिएंटेशन कराता है डिफरेंट सर्विसेज को ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने ध्यान से सुना इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस तरह की और वीडियोस आपको चाहिए। तो अगर MCQs चाहिए इस वीडियो के बजट के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो के PDF के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।